नमस्कार दोस्तों, म्यांमार अब दो भागों में नहीं बल्कि मल्टीपल भागों में टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तरफ तो हुंता गवर्नमेंट कमजोर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ कई सारे रेबल ग्रुप उभर के आ रहे हैं जो उस हुंता गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ाई कर रहे हैं और वो रेबल ग्रुप अलग अलग रीजन के ऊपर कैप्चर कर रहे हैं। लेट अस अज्यूम ये अगर म्यांमार है तो किसी रीजन में अरक्कन आर्मी ने कंट्रोल किया हुआ है, किसी रीजन में हुंता गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया हुआ है, किसी रीजन में केरन नेशनल यूनियन ने किया हुआ है। अलग अलग रेबल ग्रुप अलग अलग रीजन पे कैप्चर कर रहे हैं जो अल्टीमेटली म्यांमार को एक काले गड्ढे की तरफ धकेल रहा है, जहां पर म्यांमार मल्टीपल ग्रुप्स के अंदर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको कुछ न्यूज आर्टिकल दिखाता हूं, आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो। रखीन प्रोविंस के इंपॉर्टेंट रीजन पे अरक्कन आर्मी ने कैप्चर कर लिया है। मियावाड़ी रीजन के ऊपर कैप्चर कर लिया है केरन आर्मी ने, केरन नेशनल यूनियन, ये भी एक प्रकार का रेबल ग्रुप है। इसी तरीके से अलग अलग रेबल ग्रुप म्यांमार के अंदर अलग अलग रीजन को कैप्चर कर रहे हैं। ये सारे रेबल ग्रुप अलग अलग एथनिक आइडेंटिटी को बिलोंग करते हैं और इनके अंदर एक अलग नेशनलिज्म जागता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से म्यांमार मल्टीपल टुकड़ों में टूटता हुआ दिखाई देगा। अब ये क्यों होगा? म्यांमार में आखिर ये हो क्यों रहा है? हुंता गवर्नमेंट ही कमजोर क्यों पड़ रही है? रेबल ग्रुप क्यों उभर के आ रहे हैं? आर्मी को क्यों अपने हाथों को पीछे लेना पड़ रहा है? इन सारी चीजों को डिटेल में चर्चा करेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में एसआरसी 10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अगर आप लोगों को ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑफलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑनलाइन भी आ चुका है। दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी के अंदर, प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। इंडिया के टॉपर्स जो है वो इस प्लेटफॉर्म से पढ़े हुए हैं, तो आप भी हमारे साथ में जुड़ सकते हो ताकि आप भी इस रिलायबल प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी रैंक यूपीएससी सीएससी में हासिल कर सको। चलिए दोस्तों, समझने का प्रयास करते हैं यहां पर क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले हुआ कुछ ऐसा था कि म्यांमार 2008 के पहले एक मिलिट्री रूल के अंदर था, बट कई सारे प्रोटेस्ट हुए डेमोक्रेसी को लेकर और म्यांमार के अंदर फाइनली एक कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएट किया गया जहां पर मेजॉरिटी पावर आर्मी के पास में ही थी। वहीं दूसरी तरफ जो डेमोक्रेटिक पावर थी वो बहुत कम थी, जिसके कारण से जो पहला इलेक्शन था वो आर्मी बैक्ड पॉलिटिकल पार्टी जीती थी। दूसरा इलेक्शन अपोजिशन पार्टी जीती थोड़ी बहुमत से, और तीसरा इलेक्शन डेमोक्रेटिक पार्टी बड़ी बहुमत से जीतते हुए दिखाई दी। जिसके कारण से अगर आप इस ट्रेंड को ऑब्जर्व करोगे तो क्या लग रहा है कि आर्मी के हाथ से पावर जाते हुए दिखाई दे रही है। 2021 के अंदर ठीक इसी तरीके से आंग सू की इलेक्शन जीती थी, और जब आंग सू की इलेक्शन जीती ठीक उसी के बाद 1 फरवरी 2021 के दिन, जिस दिन उनको शपथ लेनी थी, उसी दिन म्यांमार के अंदर मिलिट्री ने तख्ता पलट कर दिया और यहां पर हुंता गवर्नमेंट का राज आ गया। जिसके बाद आज म्यांमार मिलिट्री कू के अंदर है, हुंता गवर्नमेंट के अंदर है, मिलिट्री रूल के अंदर है। जब म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी हटी और मिलिट्री रूल आया, इसके दो इंपैक्ट पड़े। पहला इंपैक्ट इंटरनल लेवल पे जो लोग थे जिन्होंने डेमोक्रेसी का स्वाद चख लिया था, जिनको लिबर्टी समझ में आने लगी थी, अब उन लोगों के अंदर दिक्कत होना शुरू हो गई। उनको समझ नहीं आया कि मिलिट्री रूल क्यों आया। इवन उन्होंने डेमोक्रेसी बहुत मेहनत से हासिल की थी, अचानक से उस डेमोक्रेसी को हटा के मिलिट्री रूल ले आया गया, तो फिर वो लोग विरोध पे उतर आए। उन्होंने जिस लीडर को चूज किया था उस लीडर को जेल में अरेस्ट कर दिया गया। इस कारण से वो लोग रोड पे उतर आए, जिसके कारण से कई सारे प्रोटेस्ट हुए। जब वो प्रोटेस्ट हुए तो मिलिट्री हुंता गवर्नमेंट ने न आव देखा न ताव, उन्होंने सप्रेशन करना शुरू कर दिया, ताकत का प्रयोग करना शुरू कर दिया। जिसके बाद में कई सारे लोगों ने प्रोटेस्ट तो बंद कर दिए, पर गोरिल्ला वॉरफेयर म्यांमार के अंदर शुरू हो गया। एक तरफ तो म्यांमार के अंदर एक गोरिल्ला वॉरफेयर शुरू हुआ इंटरनली, वहीं दूसरी तरफ के डेमोक्रेसी को हट के जब मिलिट्री रूल आया तो कई सारी कंट्रियां ऐसी हैं जो कि डेमोक्रेसी की प्रपोनेंट है, जो खास रूप से वेस्टर्न कंट्री के रूप में दिखाई देती है, जैसे यूरोपियन यूनियन, यूनाइटेड स्टेट्स। इनको भी ये चीज पसंद नहीं आई, क्या डेमोक्रेसी को हटा के मिलिट्री रूल ले आए। ऐसी कंडीशन में इन लोगों ने भी म्यांमार के ऊपर सैंक्शंस लगाना शुरू कर दिए। फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन, फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। आप क्लियरली इनके सैंक्शंस जो है वो यहां पर देख सकते हो। वहीं तीसरी तरफ एशियन कंट्री
एशियन कंट्री कोई डेमोक्रेसी की प्रोपोनेंट नहीं है, बट ह्यूमैनिटी के प्रोपोनेंट तो हर कोई होते हैं। जब प्रोटेस्ट को सप्रेस किया गया, नागरिकों के ऊपर गोलियां चलाई गई, तो एशियन कंट्रियों के द्वारा 5 पॉइंट का एक्शन एजेंडा दिया गया म्यांमार को। कहा गया ये चीजें फॉलो करो। म्यांमार ने उस चीज को फॉलो नहीं किया, जिसके बाद में एशियन ने भी म्यांमार को साइडलाइन कर दिया, जिसके बाद में म्यांमार के ऊपर 2 तरीके के असर हुए। एक तो म्यांमार डिप्लोमेटिकली आइसोलेट हो गया, म्यांमार की हुंटा गवर्नमेंट, वहीं सैंक्शन लगने के कारण इकोनॉमी कमजोर पड़ने लगी। इकोनॉमी के कमजोर पड़ने के कारण, डेमोक्रेसी डिप्लोमेटिक आइसोलेशन के कारण म्यांमार की हुंटा गवर्नमेंट कमजोर हो गई। वहीं दूसरी तरफ कई सारे रेबल ग्रुप को इंटरनली कई सारे लोगों ने सपोर्ट किया। वहीं जब आर्मी इन प्रोटेस्ट को सप्रेस करने जा रही थी और लगातार अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चला रही थी, तो आर्मी के जो लोग थे ये लॉयल, सीधी सी बात है, अगर आप भी आर्मी में होगे तो एक डायलेमा आपके सामने भी होगा कि यार अपने लोगों को मार दूं या फिर अपनी सरकार की सुनूं, सरकार की सुनना बंद कर दूं या फिर लोगों को सपोर्ट कर दूं, क्या करूं, है ना। ये डायलेमा म्यांमार के अंदर भी फेस किया जा रहा था सोल्जर्स के द्वारा, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे सोल्जर्स हैं उनकी सरकार थोड़ी आई है, सरकार तो आई है टॉप लेवल के मिलिट्री ऑफिशियल्स की। जो सोल्जर्स हैं वो तो उन्हीं गांवों के हैं जहां पर उन्हें भेजा जा रहा है कि जाओ लड़ाई करो। ऐसी कंडीशन में थोड़े समय बाद सोल्जर्स को भी लगा कि यार नहीं, हम गलत कॉज के लिए लड़ रहे हैं, जिसके बाद में कई सारे सोल्जर्स ने खुद सरेंडर कर दिया रेबल ग्रुप्स के सामने। तो ऐसी कंडीशन में मिलिट्री, इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली म्यांमार के कमजोर होने के कारण या हुंता गवर्नमेंट के कमजोर होने के कारण कई सारे रेबल ग्रुप्स अब पावर में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे पीपल डिफेंस फोर्स, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, अरक्कन आर्मी, ऐसी कई सारे फोर्सेज जो है वो हम लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जो अलग अलग रीजन के ऊपर कैप्चर कर रही है। फॉर एग्जांपल चिंसवान, ये जो रीजन है ये एक ऐसा रीजन है जिसके साथ में चाइना का व्यापार होता है लगभग 25% के आसपास। ऐसी कंडीशन के अंदर म्यांमार अब 1-2 पार्ट में नहीं बल्कि मल्टीपल पार्ट के अंदर टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जितने भी ग्रुप हैं ये अलग अलग एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। अब आप यहाँ पर देखो तो भारत का क्या स्टैंड रहा है। देखो भारत का स्टैंड ये रहा है कि जो भी सरकार वहां पर है हम उनके साथ में क्लोजली कोऑपरेट करेंगे। हालांकि हमने यही कहा है कि ओवरऑल रूप से म्यांमार में डेमोक्रेसी आनी चाहिए, बट हमारे इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है म्यांमार के अंदर, क्योंकि एक तो 1600 किलोमीटर की बॉर्डर है, वहीं दूसरी तरफ हमने कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं या फिर हमारे प्लान है। आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो कलादान प्रोजेक्ट वगैरह। वहीं दूसरी तरफ कई सारे म्यांमार से लोग भारत के अंदर आ भी रहे हैं, शरणार्थी 5000 शरणार्थी आप क्लियरली यहाँ देख सकते हो भारत के अंदर फ्लू कर गए थे नवंबर के अंदर। इसी तरीके से कई सारे शरणार्थी म्यांमार से भारत के अंदर आ रहे हैं, जिसके कारण से एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी क्रिएट हो रहा है। वहीं जब म्यांमार के अंदर क्राइसिस रहेगा तो वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं रहेगी, हम म्यांमार की सरकार के साथ में बहुत कोऑपरेट नहीं कर पाएंगे। ऐसी कंडीशन के अंदर होगा क्या कि कई सारे जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंसर्जेंट ग्रुप है वो भाग भाग के अंदर म्यांमार में जाके छुप जाएंगे, और जब वो म्यांमार में जाके छिप जाएंगे तो उनको कंट्रोल कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। वहीं म्यांमार के अंदर जब इकोनॉमिक क्राइसिस बढ़ा तो ये गोल्डन ट्रायंगल का भाग है। ऐसी कंडीशन में म्यांमार ने गांजा वगैरह उगाना शुरू कर दिया और क्या, ड्रग्स उगाना शुरू कर दिया, और वो ड्रग बेचेगा कहाँ, बोले जाओ बॉर्डर के पार भारत में भेज दो, जिसके कारण से ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, स्मगलिंग बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ऐसी कंडीशन में भारत को कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप उठाने पड़े। हम लोगों ने फ्री मूवमेंट रिजाइम को कैंसिल किया है, हमने कहा है कि अब फेंसिंग यानी स्मार्ट फेंसिंग हम लोग म्यांमार के आसपास करेंगे। आई होप आप लोगों को सारी बातें समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे सारे कमेंट करना। यूपीएससी की तैयारी करना है, अगर टॉप एजुकेटर ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप अनअकैडमी को ऊपर जुड़ सकते हो। अनअकैडमी के बारे में डिटेल में जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखना।